ऑल राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ योर ओन वेरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म रेस आई एस एंड दिस इज शिप्रा। आप सभी का एक बार फिर लैंडमार्क सीरीज के लैंडमार्क जजमेंट्स के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर ऑन टू लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में आज हम डील कर रहे हैं केशवानंद भारती केस के साथ में। एज यू कैन सी कि ये जो पर्सन है एक रिलीजियस पर्सन आपको समझ में आ रहे हैं। एंड एक केस ड्रैग होता है और ये केस ड्रैग किया जाता है इन्हीं के द्वारा। इनका नाम है केशवानंद भारती। और आपको बता दूं कि केरला के, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे सारे फैक्ट्स हम लोग अनफोल्ड करेंगे, अनलीश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज केशवानंद भारती केस। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी है, या फिर अगर आपने थोड़ा सा ओवरव्यू भी पॉलिटी का लिया है, तो आप केशवानंद भारती केस के बारे में जरूर सुनते होंगे, क्योंकि ये वो केस है जिसने एक मैसिव चेंज दिया, एक मैसिव डेवलपमेंट दिया आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्री टेक्स्ट को। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका सवाल बिल्कुल हो सकता है कि क्या मैम इसके अलावा इसके अलावा जितने केसेस हैं, आर दे नॉट इम्पोर्टेंट, आर दे नॉट मैसिव, आर दे नॉट ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ वी टेक इट? नो, एब्सोल्युटली दे आर। बट द बिगर पॉइंट इज कि केशवानंद भारती को आप देखेंगे एपिक केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एपिक केस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस चैलेंज किए जाते थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एलिमेंट, इसका पूरा का पूरा स्पिरिट चैलेंज किया गया है। और स्पिरिट चैलेंज करने वाले व्यक्ति कौन है? केशवानंद भारती। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन कि पेटिशनर कौन होगा, है ना? पेटिशनर आपके केशवानंद भारती हैं और रिस्पोंडेंट होती है स्टेट ऑफ केरला। अब इसकी क्या कहानी है? जैसे इससे पिछले वाले केस में मैंने आपको गोलकनाथ केस में बताया, वहां पे आपने देखा है ऑलरेडी कि किस तरीके से जो पंजाब गवर्नमेंट है अपने किसी एक्ट के थ्रू गोलकनाथ जी, जो कि एक रेजिडेंट थे आपके पंजाब में, उनकी कुछ फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रही है। उनके राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। तो आज देखेंगे कि किस तरीके से केशवानंद भारती को यहाँ पे केस करना पड़ा स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट। क्या ऐसा किया है कि स्टेट ऑफ केरला ने, और किन किन आर्टिकल्स का वायलेशन, किन किन आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से केशवानंद भारती जी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आई ऑल्सो टेल यू गाइज कि आज के डेट में आप बहुत सुनते होंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो ये जो मूलभूत संरचना है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो वर्ड है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट, ये वर्ड आपका बेसिक, ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये इसका सिद्धांत है ना बेसिक स्ट्रक्चर का, ये भी न्यायपालिका सबसे पहली बार लेकर के आती है केशवानंद भारती केस में ही। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो अभी हम आर्काइव्स पे भी आएंगे, आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडमेंट, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। आपको इससे पहले मैंने गोलकनाथ केस बताया है। तो गोलकनाथ केस में आपने ऑलरेडी देखा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप, यानी कि पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के जो है अगेंस्ट हो, या फिर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ऐसा कहा था। लेकिन अभी इस केस में, केशवानंद भारती केस में, 1973 के दौर में आपकी यही सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट अपनी पुरानी वाली रूलिंग, अपनी पुरानी वाली जजमेंट जब पलट देती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे फिनोमिनॉन को हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, है ना? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहते हैं इसको। तो अब बेसिकली सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में दी हुए अपने वर्डिक्ट का प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्यों किया? ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से इसको कवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट बिगिंस भारती केस रिव्यू, ऑब्जेक्शन बाय पालखीवाला, बहुत सारे मतलब आप देखेंगे। और आप ये देखिए मेजॉरिटी ओपिनियन, ये बेंच, ये जो बेंच बनाया गया, मेजॉरिटी ओपिनियन वर्सेस माइनॉरिटी ओपिनियन, मैं आपको बताऊं 7:6 का रेशियो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है।
ये जो 13 जजेस की बेंच बैठती है 7:6 रेशियो के मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियन के साथ में इन्होंने अपना जजमेंट दिया था। क्या है जजमेंट, क्या है वो बाकी सारी चीजें हम लोग अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हैं मैं इसको कहानी के फॉर्म में बताना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गोलकनाथ केस के बारे में बाद क्या होता है। आपको पता है ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो गोलकनाथ केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक मैसिव डिसीजन दिया है। और डिसीजन क्या था कि ये जो पार्लियामेंट है, मैम बहुत ध्यान से सुनेंगे, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, है ना, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यही तो डिसीजन दिया था ना। अब इस डिसीजन के बाद क्या हो रहा है आपको पता है, धीरे धीरे हम लोग केस पे आएंगे, बट उससे पहले डेवलपमेंट्स जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रही हूँ, गोलकनाथ केस के बाद पार्लियामेंट के ऊपर इस डिसीजन को दिया गया जब जुडिशरी के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ा सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। जुडिशरी ने एक सीवियर रिस्ट्रिक्शन इस जजमेंट के माध्यम से पार्लियामेंट पे लगा दिया, ठीक है। और अब पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं आपको मैं बता दूं। आपने केस का नाम सुना होगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी दो, बट स्टिल आप नाम सुन लीजिए, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी एक केस आया। इसके अंतर्गत आपको पता है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट जो ले आया गया था, ठीक है, तो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को खारिज कर दिया। द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1969 इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्यों स्ट्रक डाउन किया गया था, क्योंकि गोलकनाथ केस के बाद पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स ये करके एक जजमेंट आ गया था। इसी जजमेंट पे बेस करके ये लोग यानी जुडिशरी आगे काम कर रही थी। यहां तक कि इतना सीवियर रिस्ट्रिक्शन लग गया था कि आप एक और केस जानते हैं, माधव सिंधिया, ठीक है। आप जानते हैं माधव राव सिंधिया के बारे में, वेरी फेमस पर्सनालिटी। जब इनका केस होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट अगेन स्ट्रक डाउन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एक जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, जिसमें कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था कि आपकी जो प्रीवी पर्सेज है ना, प्रीवी पर्सेज उनको अबॉलिश किया जाए। तो ये प्रेसिडेंशियल प्रीवी अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेज, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ना, इसको भी खारिज कर दिया था आपकी किसने, जुडिशरी ने। यानी कि अब पार्लियामेंट के ऊपर जो है ना, तो पार्लियामेंट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, पार्लियामेंट खुल करके काम नहीं कर पा रही है आफ्टर गोलकनाथ केस, ठीक है। तो मामला बहुत जब संगीन हो जाता है तो गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस, ऐसे जजमेंट्स के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं इन पे, उनसे बचने के लिए बैक टू बैक एक तो आपकी 24th अमेंडमेंट एक्ट कर देती है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात भी की थी। उसके बाद 25th अमेंडमेंट एक्ट कर देती है, ठीक है। और उसके इन सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू अलग अलग आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं और अल्टीमेटली 29th अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर के आती है। मैं आपको बता दूं कि यही सारे अमेंडमेंट्स जो है ना सब्जेक्ट हो जाएंगे रिव्यू के लिए आपके केशवानंद भारती केस में, ठीक है। यहां तक कि 29th अमेंडमेंट एक्ट जो ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंतर्गत केरला का एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म चल रहा है। जरा कहानी में वापस केरला पे आएंगे, तो केरला ने अपने भूमि सुधार एक्ट के लिए यानी कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट निकाला था, ठीक है। और आप जानते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्यों निकाला जाता है, वही भूमि के कॉन्सेंट्रेशन को भंग करने के लिए। तो ये जब एक्ट 1963 में निकला था, उसके बाद इस एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया 1969 में, एंड एवर सिंस देन आपका 29th अमेंडमेंट एक्ट होता है। और ये अमेंडमेंट एक्ट केरला के इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को किसमें डाल देता है, आपके 9th शेड्यूल में डाल देता है। समझ में आ रहा है। अब यहीं से बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि केरला के इस लैंड रिफॉर्म एक्ट ने किसी की हानि कर दी थी। हानि किसकी की है, जरा ये देखिए आप कि आप जानते हैं आपके केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट है आपका केरला में,
यहाँ पे एक मठ, एक बहुत ही फेमस मठ है जिसका नाम है एडनीर मठ, ठीक है। तो केरला की गवर्नमेंट ने अपने इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से एडनीर मठ के कुछ लैंड बिलोंगिंग्स को अक्वायर करने की कोशिश की, एंड इट वाज देन, ठीक है, लैंड बिलोंगिंग्स को अक्वायर करने की कोशिश की। इट वाज देन जब इनके जो हेड थे, यानी कि हेड ऑफ एडनीर मठ, कौन थे एडनीर मठ के हेड भाई? तो इट वाज केशवानंद भारती जी, ठीक है। तो हिज हॉलीनेस केशवानंद भारती जी ने यहाँ पे एक रिट पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ही फाइल्ड अ रिट पिटिशन, और रिट पिटिशन फाइल करने के बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी, ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। यहीं से इस पूरे के पूरे केस का मजेदार पार्ट शुरू होता है, ठीक है। इन्होंने एक पूरी लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दी कि भैया देखो, केरला गवर्नमेंट के इस लैंड रिफॉर्म एक्ट ने जो हमारी जमीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं, आप देखिए कि ये हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और कौन कौन से अधिकारों का हनन करती है? तो भैया ये इन्होंने एक पूरी की पूरी लिस्ट दी, आर्टिकल्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट दी। अब जरा आर्टिकल्स आप ध्यान से सुनेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स इनके अकॉर्डिंग जो है वो वायलेट कर रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स वायलेट इनके हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल 25 है, क्योंकि आजाद भारत का एक आजाद नागरिक होते हुए हर एक फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है। मेरा आर्टिकल, मतलब आप देखिए आर्टिकल 25 जो कि कहता है हमारे पास अधिकार है प्रैक्टिस करने का, राइट टू प्रैक्टिस, और हमारे पास अधिकार है प्रोपेगेट यानी कि फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का, प्रोपेगेट। किस चीज का प्रोपेगेशन और प्रैक्टिस? रिलीजन का। राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये जो है मेरा आर्टिकल 25 है। उसके बाद मेरा आर्टिकल 26 भी देख लीजिए। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू मैनेज, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। समझ रहे हैं? आपके जो धार्मिक जो वो हैं अफेयर्स हैं, उनको मैनेज करने का अधिकार भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त किया दिया जा रहा है बेसिकली। उसके बाद आप मेरा आर्टिकल नंबर 14 देखिए, जो सबको मालूम होता है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार भी मेरा यहाँ पे शामिल है। उसके बाद आप मेरा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ देख लीजिए। ये आर्टिकल अभी खैर इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये क्या कहता है? इट गिव्स फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी देता है। किसको ये फ्रीडम दे रहा है? ये फ्रीडम इंडिविजुअल सिटीजन्स को दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? एंड देन आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल 31 दैट सेज कि जो आपकी कंपल्सरी, जो आपका कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी आप देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा लिख लूँ मैं, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी आप देखो आर्टिकल 31 आज के डेट में एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंतर्गत, लेकिन बैक देन इट वाज अ फंडामेंटल राइट। फाइन। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है, और ये सारी लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, इन आर्टिकल्स को गिना करके क्या किया केशवानंद भारती जी ने? इन्होंने कहा कि मैं यहाँ अभी के अभी आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करता हूँ। क्या कहता है आर्टिकल 32? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपके अधिकारों का हनन होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, रिट पिटिशन फाइल कीजिए, ताकि जो है आपका आपके जो रिट पिटिशन फाइल कीजिए, ताकि आप बेसिकली क्या होना कि आपका फंडामेंटल राइट्स जिसका कि उल्लंघन किया गया है वो क्या हो जाए? इन्फोर्स हो जाए, री इन्फोर्स हो जाए। तो ये क्या लिख रही थी मैं? रिट पिटिशन फाइल कीजिए एंड देन यू गेट योर फंडामेंटल राइट्स इनफोर्स्ड वंस अगेन। फाइन। तो ये था इनका पूरा का पूरा चैलेंज। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ये क्या दे रहे थे ये भी जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे तो भाई ऐसे चुपचाप तो खड़े नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम दिया है, ठीक है, और फ्रीडम ऐसी है ना कि ये फ्रीडम फॉरएवर फ्रीडम है, और इसने हमें प्रॉमिस किया है कि हमें किसी भी तरीके के टायरनी से यानी कि तानाशाही से बचाएगी।
आज के डेट में ये जो हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, ये जो सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि आम आदमी, आम नागरिक की जो फ्रीडम है, और स्पेशली कौन सी फ्रीडम, आर्टिकल 31C वाली फ्रीडम जो है, जो कि जो आप देखिए 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट की गई थी। मैंने आपको बताया ना कि गोलकनाथ केस के बाद बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, कि 24, 25, 29 कर दिया। 25th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 31C आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल कहता है कि डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि वही बात है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ नहीं होता है, ये बस दिशा निर्देश होते हैं कि स्टेट को ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी को पूरा करने के लिए अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है या फिर कोई भी अमेंडमेंट करती है, तो ये सब कुछ जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए कितना तानाशाह डिसीजन है ये, और ये पारित भी हो गया है, ये पास भी हो जाता है, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, और इसी को केशवानंद भारती जी कह रहे हैं कि भैया 31C विच हैज बीन इंसर्टेड बाय द 25th Amendment Act of Indian Constitution which is taking away the freedom of common people। ये भी कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, पूरे के पूरे पिक्चर में हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है? क्या पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता? अनलिमिटेड पावर है, ये कुछ भी जैसा मन वैसा अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यही दूसरी तरफ केरला स्टेट भी है, तो भाई ये भी तो अपने डिफेंड अपने आप को करने के लिए कुछ बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि ये रिस्पोंडेंट थे, तो इन्होंने डिफेंड किया, इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ कुछ बेसिकली पॉइंट्स रखे, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग अभी नोट्स में भी देखेंगे। इन्होंने पॉइंट्स ये रखे कि भैया देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें समानता हो, जिसमें सामाजिक रूप से भिन्नता ना प्रकट हो। तो इस इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट किसी भी डीपीएसपी का या फिर पार्लियामेंट किसी भी पॉलिसी को अंजाम देने के लिए कोई भी लॉ बना रही है, तो आप समझिए कि पार्लियामेंट का ये पावर जो है, ये एब्सोल्यूट है और ये पावर अनलिमिटेड है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केरला स्टेट कह रही है अपने डिफेंडिंग में, अपने आर्गुमेंट में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही देखा जाए, अगर जो पेटिशनर यानी कि केशवानंद भारती जी हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो जो भी लॉज आज की डेट में बनाए गए हैं, वट एवर द लॉज मेड बाय द स्टेट टू फुलफिल आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, वैसे तो ये सारे के सारे लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, और सारे के सारे लॉज अगर पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्सेप्ट करते हो, तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, किसके साथ? आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं केरला स्टेट की ये जो बात थी ना, ये बिल्कुल सही थी। आप खुद सोचो, आज के डेट में आपके ऊपर कोई भी चीज़ बाध्य की जाती है, आधार कार्ड आया तो आपको कहा गया आधार कार्ड कंपल्सरी है, आप लेके नहीं जा सकते ना कोर्ट में कि भाई फ्रीडम नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना आधार कार्ड बनाऊं। तो हर एक लॉ को अगर ऐसे जुडिशियल रिव्यू में लेकर के आओगे, तो हर एक लॉ इनकंसिस्टेंट होगा और डायरेक्टली इट विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3। और इन लोगों ने आर्टिकल 31 वाले बात पे क्या कहा, 31C जो कि इंसर्ट किया गया है, इन्होंने कहा कि भैया हमें आर्टिकल 14 जो आप बता रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, हमें आप आर्टिकल 19 जो गिना रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, और हमें जो आप आर्टिकल 31 गिना रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, इन तीनों राइट्स को अगर हम फॉलो करने लग गए ना, तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर पे और पार्लियामेंट पे ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं, ये बहुत बड़ा बैन लगा देते हैं। तो सरकार अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी, हर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए पॉलिसी नहीं बना पाएगी। इसीलिए हमने आर्टिकल 31C डाला है, क्योंकि आर्टिकल 31C अकेले इकलौता हमारे स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के ऊपर से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के द्वारा लगाए गए बैन को लिफ्ट कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है, उठा देता है, रिमूव कर देता है,
ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ केरला ने कि पार्लियामेंट बेशक फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, रिलीजन को एब्रोगेट कर सकता है अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने के बीच में ये लोग आए तो। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा का पूरा आपका ये रहा जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर रहा था, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड रहा था। फाइन। अब आपको मैं जरा केस में वापस लेकर के चलती हूँ। ये जो केस आप देख रहे हैं, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक दो बातें, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस, बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं कि कैसे बैकग्राउंड हुआ। अभी मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से दिखाती हूँ कि कैसे आपको लिखना है, और लास्ट में इस पूरे वीडियो के प्रीलिम्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, वो 7:6 रेशियो की मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या बोल रही थी, ये अभी जानना बाकी है। जरा ध्यान से देखेंगे। केस जो कि शुरुआत होती है 1973 में, इस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जहां पे स्वामी केशवानंद भारती जो कि केरल के एडनीर मठ के प्रमुख थे, इन्होंने, आप देखिए, केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून ले आया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर के आए। कब लेकर के आए? आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप मुझे फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1963 में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए और उसके बाद इसको संशोधन इसका किया 1969 में। इसके तहत मठ के कुछ संपत्ति, मठ की जो कुछ संपत्ति है, अधिग्रहित यानी एक्वायर करने की कोशिश की। यही स्वामी जी जो कि मठ के हेड हैं, केशवानंद भारती जी, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार के तहत याचिका दायर कर दी। इसमें और भी आर्टिकल शामिल थे जो मैंने आपको गिनाया, लेकिन ये जो केस है ये सिर्फ संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का नहीं रहा। यहाँ पे पूरी सुप्रीम कोर्ट भाई लग गई ये छानने में कि आज आजादी को 73 है ना, 47 में आपकी आजादी हुई है, 3 उधर और आप लगा लीजिए आजादी को आज के डेट में हो चुके हैं 26 साल, समझ रहे हैं आप। और इतने सालों में आप देखेंगे कि इतने सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, तो आज एक डिसीजन ले ही लिया जाए, एक जुडिशियल रिव्यू कर ही दिया जाए जो कि अल्टीमेटली बताएगा कि क्या बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम है आपके इसका, आपके मतलब ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इनका। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एक पार्ट जरा आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि ये जो केस है अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला बन चुका है। एक ऐसा संवैधानिक मामला है जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये तय होना था इसके अंतर्गत कि क्या संसद को संविधान में कोई भी संशोधन करने की असीम शक्ति है, यानी कि अनलिमिटेड पावर है क्या? और ये अनलिमिटेड पावर का जो क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रहता है पूरे के पूरे केस में। एज यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वामी केशवानंद भारती वॉज हेड ऑफ एडनीर मठ इन केरला. The Kerala government under the land reforms law, it tried to acquire property of the mutt. और इसी के चलते इस मठ के जो आपके जो हेड है उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। देखिए मैं आपके सामने ये सब जो है ना, ये सारे के सारे स्लाइड्स जो बना रही हूँ, ये पूरी की पूरी जो कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, यहाँ से आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेस उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको वर्ड्स उठाने होंगे। फाइन, तो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। अब आप अपने किसी मेंस के आंसर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल और ये सारी चीजें अगर लिखते हैं, ये काफी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होती है। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज हाउ यू प्रोजेक्ट इट कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल चला अबाउट द लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है? मेन इशू क्या था कोर्ट के सामने? मेन इशू ये था, कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन even those that affect the basic structure, fundamental framework of the constitution। यानी कि
क्या पार्लियामेंट के पास असीमित पावर है, अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, या फिर कोई रोक टोक, कोई बाउंड्रीज भी वहां पे लागू है? क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि संविधान की मूल संरचना को भी बदल सकती है क्या? ये एक मुख्य प्रश्न बन करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि आर्ग्यूमेंट्स में पेटिशनर का क्या कहना था। आपके जो याचिकाकर्ता यानी केशवानंद भारती जी हैं, ये कहते हैं कि संसद की जो शक्ति है वो लिमिटेड है। संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जैसे कि जो लोकतंत्र यानी कि संविधान आपका क्या बोलता है कि भारत एक लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, भारत धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर होगा, भारत में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होगा। ये सब बेसिक आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो भाई ये परमानेंट ये एलिमेंट्स हैं। आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए ना जहां से लोकतंत्र खतरे में आए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता चैलेंज हो, निरपेक्षता रद्द की जाए, कानून का शासन ना चले। आप ये प्लीज बेसिक स्ट्रक्चर को टच मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सरकार यानी कि केरल राज्य और भारत सरकार की ओर से क्या बोला गया कि संसद को यानी पार्लियामेंट को अनुच्छेद 368 बोलता है कि संविधान में किसी भी प्रकार का चेंज, किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आपको पूर्ण शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि जो चाहें वो बदल सकते हैं। देयर आर नो restrictions, देयर आर नो limitations, एंड दिस इज व्हेन यू सी दैट पेटिशनर कह रहा है, याचिकाकर्ता बार बार कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लाइक डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि Parliament has the power to amend under Article 368, and this power is unlimited. If people's representatives want change, they should have full authority. They can change anything in this country. तो ये बेसिकली आपका जो है दोनों पक्ष के तर्क जो साबित होते हैं। जजमेंट क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि 13 न्यायाधीशों का एक बेंच बैठा हुआ है, और ये जो बेंच है 13 जजेस का ये जो बेंच बैठा हुआ है, लार्जेस्ट बेंच एवर इन इंडियन हिस्ट्री, और 7 वर्सेस 6 मेजॉरिटी डिसीजन दिया। इन्होंने अपने डिसीजन में कुछ एक आध दो चीजें बोली। क्या बोला कि संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, अगर फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करना चाहे तो कर सकती है। अब आपको कुछ याद आ रहा है, गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दी गई थी उस जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव हो चुका है। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट यानी कि संसद आपके फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पार्ट, किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो यानी गोलकनाथ के जजमेंट्स को पलट दिया गया। ठीक है, तो क्या अब गोलकनाथ को भी बुलाया जाएगा क्या? ऐसा है क्या मैम कि गोलकनाथ को बुलाया जाएगा, अब उसका भी जो है पूरा नो, ऐसा नहीं है। जो भी ओवर रूलिंग होती है ना वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए लागू होगी। पास्ट में तो जो हो चुका वो हो चुका। ठीक है, लेकिन ये भी कहते हैं कि संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जाना है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट इट कैन नॉट अल्टर, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपका बेसिक सवाल क्या होना चाहिए पता है कि मैम आज तक पॉलिटी में सिर्फ यही सुनते हुए आए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सिद्धांत है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या मैम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर? तो कम से कम 20 एलिमेंट्स गिना दिए बैठे बैठे आपकी न्यायपालिका ने, कम से कम 20 ऐसे एलिमेंट्स गिना दिए और कहा कि यही नहीं और भी बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो जैसे जैसे केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने वैसे वैसे हम उन्हें बताते जाएंगे। लेकिन ये 20 एलिमेंट्स लगभग, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इन एलिमेंट्स को टच भी नहीं कर सकता। ये आइडेंटिटी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, यानी कि आपके संविधान की सर्वोच्चता को कभी भी हानि हो ऐसा कुछ भी नहीं बदल सकते आप। लोकतंत्र और गणराज्य स्वरूप जो है भारत का, इसको नहीं बदल सकते आप। धर्मनिरपेक्षता यानी कि इंडिया में सेक्युलरिज्म को चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है,
सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। आप जानते हैं ना, भारत में कोऑपरेशन के साथ काम होता है, कंप्लीट सेपरेशन हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी द लिमिट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे भी भारी पड़ रही है, लेजिस्लेचर पे भी, या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जुडिशरी की बात ही नहीं मान रहे हैं, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर है भैया। यहाँ तक कि आप देखिए हमारे संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। अभी यही तो जुडिशियल रिव्यू तो चैलेंज कर दिया था ना इन्होंने। अभी आगे चल करके आप देखेंगे इंदिरा गांधी की टायरनी ऐसी थी कि इन्होंने आगे चल करके बहुत ज्यादा गुस्से में अमेंडमेंट कर दिया 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने ये कर दिया कि भाई अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने करवाया। और ये अभी इसके बाद केशवानंद भारती के बाद ये 42nd अमेंडमेंट कब होता है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो आपके सामने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, नेशन की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है। ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, आप देख रहे हैं, शक्तियों का विभाजन, संघीय ढांचा, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये सब ये जो है आगे चल करके आपके मूल संरचना सिद्धांत बने। बाद के मामले में और भी तत्व जोड़े गए, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा वगैरह वगैरह। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बोला गया कि भैया तुम जो चेंज करना कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे संविधान का बेसिक चेंज। ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दोस्तों कि आप देखेंगे दिस केस लिमिटेड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. It established that the constitution is supreme and not the parliament. It became a guardian of Indian democracy. The judgment is the foundation of Indian constitutional jurisprudence today. कहने का मतलब ये है, ऐसा निर्णय जो संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है, ऐसा निर्णय जो संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी को स्थापित करता है, ऐसा निर्णय जो कि आप देख रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक ढाल का काम करता है। और आज भी भारतीय संविधान आत्मा के रूप में आप इसको देखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये पूरी की पूरी केस की समझ हो गई है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेट अस जंप टू यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज और जितने प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप जैसा कि जानते हैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। मेंस रिलेटेड आप ये सारे के सारे पॉइंट्स देख चुके हैं, मेंस रिलेटेड ये आपकी तैयारी है। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका सही जवाब क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको दूंगी, लेकिन आखिरी क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। Which of the following statements is correct regarding केशवानंद भारती केस 1973? कह रहा है कि केशवानंद भारती केस 1973 के तहत कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या कह रहा है? पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं अमेंड कर सकता। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छूना भी मत। पार्लियामेंट कैन अमेंड ओनली फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? संसद को संविधान संशोधन की असीम शक्ति है, क्या ऐसा बोला? संसद किसी भी भाग को संशोधित नहीं कर सकता है, ऐसा बोला। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है परंतु उसकी मूल संरचना नहीं बदल सकती है, ऐसा कहा। और संसद केवल मौलिक अधिकारों को संशोधित करती है, ऐसा हम मूल संरचना वाली बात यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी। तो संसद कोई भी चेंजेस ले आ सकती है, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी पार्ट में कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छुए बिना उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, आपको उसको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी है। आगे चलते हैं। The next question is the basic structure doctrine was propounded by the Supreme Court in which case? आपसे सवाल पूछ रहा है मूल संरचना सिद्धांत किस केस में दिया गया था?
गोलकनाथ केस में दिया गया था, मिनर्वा मिल्स केस में दिया गया था, केशवानंद भारती केस में दिया गया था, या इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में दिया गया था। तो आप देख रहे हैं द करेक्ट आंसर वुड बी केशवानंद भारती केस. It was in Keshwanand Bharti case that the basic structure doctrine came into light, and it was propounded by the 13 judges bench 13 judge bench 13 judges bench of Supreme Court in this very case. ठीक है, तो ये जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केशवानंद भारती केस. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद भारती केस. ठीक है, केशवानंद भारती केस के लिए आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इनमें से क्या नहीं है. जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एनडीपीएसपी, बड़ा ही आसान सवाल है. न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, या राज्य के नीति निदेशक तत्व. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर के, ठीक है. सो वी विल टेक अ टर्न ओवर हियर. और यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी मैंने आपको यहाँ पे साइड नोट्स दिए हैं, इनका भी मैं हो सकता है पूरे के पूरे साइड नोट्स नहीं लिखती हूँ, केवल और केवल कीवर्ड्स लिख रही हूँ. जैसे यहाँ पे पूरा कीवर्ड है, आप पूरा लेक्चर देख के समझेंगे ना, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा. फाइन. तो थैंक यू वेरी मच. आई होप कि ये केस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया है तो इसको रिपीटेडली देखिए और बहुत अच्छे से नोट मेकिंग कीजिए, क्योंकि दिस केस इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ इंडियन पॉलिटी. आप इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं, केसेस बड़े ही ज्यादा से इंपॉर्टेंट हैं, और ये केस खैर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन जुडिशरी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज शिप्रा एंड आई विल टेक अ लीव. मिलेंगे दोबारा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7. और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि एवरी डे वी आर ब्रिंगिंग 11:30 पे, सुबह सुबह 11:30 AM पे आपकी ये क्लास आ रही है. तो इसके अलावा हमें क्योंकि 30 केसेस कंप्लीट करने हैं, सो इसके अलावा वन मोर टाइमिंग दैट इज 7:30 PM. ठीक है, 7:30 PM पे आपको एक और केस डेली देखने के लिए मिलेगा. डेली 11:30 AM एंड 7:30 PM यू विल हैव टू केस स्टडीज. तो बिल्कुल अच्छे से बने रहिए, पढ़ते रहिए. वी विल मेक श्योर दैट वी विल नॉट लीव एन इंच दिस टाइम. वी हैव अ टारगेट, UPSC 2026. थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद.